चलिए इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स की, यानी रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन गवर्नमेंट ने आजादी के बाद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए किस तरह की प्लानिंग करी और किस तरह से प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। प्लान्स एग्जीक्यूट होने के बाद में हमें कितनी तरक्की मिली, क्या हमारा फेलियर था, ये आपको इस सेक्शन में समझना होगा। इंडियन एग्रीकल्चर जो कि अपने अलग अलग समस्याओं और अलग अलग कैरेक्टर से जूझ रहा था, इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस देखी जा रही थी। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को जब डेवलप करने के बारे में एक फ्रेमवर्क तैयार किया तो इसमें 3 मेजर पिलर्स डिस्कस किए गए। यानी मैं एग्रेरियन रिफॉर्म्स आपके सामने 3 तरह से पेश करूंगा। सबसे पहला आप यहां पे चेक करिए, टेक्निकल रिफॉर्म्स। सबसे पहला आता है इसमें टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो देखिए, टेक्निकल रिफॉर्म्स के जरिए सरकार ने प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी यानी एग्रीकल्चरल आउटपुट और एग्रीकल्चरल आउटपुट को बनाने की एफिशिएंसी, इसको इंक्रीज करने के बारे में सोचा। ठीक है। सेकेंडली, लैंड रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट किया गया, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। लैंड रिफॉर्म्स के जरिए सरकार ने यह कोशिश करी कि भाई जो जमीनों पर मेहनत करने वाले लोग हैं, जमीनों पर अधिकार भी उनका होना चाहिए, यानी लैंड टू द टिलर्स। ठीक है। जो टिलर है, जो कल्टीवेटर है, उसको उसके मेहनत का इंसेंटिव मिलना चाहिए। और फिर इसमें तीसरी कैटेगरी हम पढ़ेंगे जनरल रिफॉर्म्स की, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में जुड़ी हुई अन्य समस्याएं थी, उनको कैसे केटर किया गया। ये 3 पिलर्स एग्रेरियन रिफॉर्म्स को बयां करते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं। सो आइए शुरुआत होगी सबसे पहले टेक्निकल रिफॉर्म से। टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या थे, इनको कैसे इंप्लीमेंट किया गया। ये एक प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक विज्ञान था, और इस विज्ञान को भारत ने कैसे अपनाया। क्या यह विज्ञान पहली बार भारत में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, या इससे पहले भी किसी कंट्री ने इसका बेनिफिट एंजॉय किया था। इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये आपको समझना चाहिए। आइए, सो टेक्निकल रिफॉर्म में शुरू करूं उससे पहले आप जानिए, टेक्निकल रिफॉर्म में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने साइंटिफिक तरीका अपनाया, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। हिंदी में इसे हरित क्रांति कहा जाता है, और साइंटिफिक फार्मिंग मतलब रासायनिक खेती की बात होती है, यानी वो तरीका जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉप की प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करने की बात सोचते हैं। क्रॉप की प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करना, वो भी साइंटिफिक तरीके से, ये कैसे पॉसिबल था, आइए इसमें समझते हैं। सबसे पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक सिंपल एक सिंपल तरीका नहीं है कि आपने सीड खरीदे और वो लगा दिए और वो साइंटिफिक फार्मिंग हो गई। नहीं, इट्स अ कंबाइंड पैकेज। अगर आप इसको अपनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत होती है परचेज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स से। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इनको मिरेकल सीड्स भी कहा जाता है, जिनका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स में एनपीके फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। फर्टिलाइजर का काम क्या होता है, जब आप एक सीड सो करते हो, जमीन में सीड लगाते हो, तो सीड को ग्रो करने के लिए सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट्स जब उसको मिलते हैं तो वो सीड जल्दी ग्रो करता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये एनपीके फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में करवाया जाता था, ताकि क्रॉप जल्दी ग्रो कर सके। और जब ये क्रॉप ग्रो होती है तो उस पर खतरा होता है पेस्ट अटैक का, इंसेक्ट्स का। पेस्ट और इंसेक्ट्स उस क्रॉप को खा जाते हैं, सड़ा देते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर देते हैं। तो पेस्ट अटैक को रोकने के लिए हम यहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया करते थे, और उसमें भी ज्यादातर जो कंपोनेंट हम यूज किया करते थे पेस्टिसाइड में, वो सल्फर होता है, सल्फर। ठीक है। तो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ये एक बेसिक तरीका था साइंटिफिक फार्मिंग को अपनाने का। इसके साथ में आपको साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का पता होना जरूरी है। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि ये साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है क्या, तो इसके अंदर साइंटिफिक फार्मिंग यानी रासायनिक खेती
कैसे की जाती है, इसका तरीका क्या होता है, इसमें सीड कौन सा लगेगा, कितनी मात्रा में दवाइयां यानी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सॉइल को रोटेट कैसे किया जाएगा, क्रॉप रोटेशन कब कब करना चाहिए, ये सारी बातें आपको इसमें सिखाई जाती हैं। मतलब अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो आप ये क्लेम करोगे कि सर ये साइंटिफिक फार्मिंग से मुझे तो कुछ बेनिफिट नहीं मिला। ठीक है ना? तो ये अपनाने के लिए आपको ये प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी। ठीक है? एंड फाइनली जब आप साइंटिफिक फार्मिंग अपनाओगे तो आपको मशीन्स का इस्तेमाल भी प्रपोज किया गया। ठीक है? आपको रिकमेंड किया गया कि रादर देन यूजिंग बुल्स यानी एनिमल्स लैंड प्लोइंग वगैरह के लिए आप मशीन्स का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेनिफिट कमा पाओगे, यानी मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन को यहां पर प्रपोज किया गया। ठीक है? तो साइंटिफिक फार्मिंग अपनाना ये आसान काम नहीं था, हर किसान के बस की बात नहीं थी, इसमें पैसा लगता है, इसमें अच्छा खासा मेहनत लगता है, और जिसके पास में लैंड एरिया बड़ा होता है वही इसको यूज कर पाता था। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया कैसे? ठीक है, अब इसकी बात होती है, यहां समझिएगा। 1947 में 1947 में एक मैक्सिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड डेवलप किया। ये इन्वेंटर थे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड के। ठीक है? HYV सीड्स इन्होंने डेवलप किया, राइट? तो 1946-1947 में जब ये सीड डेवलप किया गया मैक्सिकन साइंटिस्ट के द्वारा, तो पूरे विश्व में इसकी बातें शुरू हुई कि भाई रासायनिक तरीका है यानी साइंटिफिक तरीका है जिससे कि बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन को अपनाया जा सकता है। इंडिया ने ये अपनाया 1965 में। 1965 में हमारे इंडिया में न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी को प्रपोज किया गया। इसको कई जर्नल्स के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, कुछ रिसर्च जर्नल्स हैं वहां पे नेशनल एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी भी इसको कहा जाता है। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी या नेशनल एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी 1965 में आई, और इस नेशनल एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के तहत इंडिया ने 1966 ऑनवर्ड्स अपनाना शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम हरित क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। ठीक है? 1966 ऑनवर्ड्स इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाना शुरू किया, और ये किसके तहत अपनाया गया? न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी के तहत ये अपनाया गया। ठीक है? ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाने वाले पर्सनैलिटी का नाम आप याद रखिएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाने वाले पर्सनैलिटी का नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है जी? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है? अगर कोई बोले कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और आपसे कोई पूछे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन तो याद रखिएगा नाम डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है? ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया में हम कोशिश कर रहे थे कि एग्रीकल्चरल आउटपुट और उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एनलार्ज हो सके। ठीक है? ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे मैंने कहा 1966 ऑनवर्ड्स इंडिया में अपनाया गया। ठीक है? तो 1966 ऑनवर्ड्स जब ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाया गया तो इसके दो फेजेस थे, आगे अभी मैं इसमें डिस्कस भी करूंगा। फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इसमें दो थे। सबसे पहला मिड 60s टू मिड 70s, और दूसरा फेज था मिड 70s टू मिड 80s। ठीक है जी? मिड 60s टू मिड 70s यानी 1966 ऑनवर्ड्स टिल 1976, इस पहले फेज में यहां ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ उन राज्यों में अपनाया गया जहां पर पानी की सुविधा अच्छी थी, जो वाटर एफ्लुएंट स्टेट्स थे। पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया। ठीक है? इन राज्यों में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को पहले अडेप्ट किया फर्स्ट फेज में, और एक क्रॉप को टारगेट किया गया, वो क्रॉप थी वीट। ठीक है?
उस क्रॉप का नाम था वीट, ठीक है। और इसीलिए बहुत से लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को वीट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन ने सबसे ज्यादा जिस क्रॉप को बेनिफिट किया उसका नाम था वीट, इसीलिए लोग इसे वीट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज वाज कन्फाइंड टू ओनली वाटर एफ्लुएंट स्टेट्स, ठीक है, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, इन राज्यों तक सीमित था और एक क्रॉप को टारगेट किया गया जिसका नाम था वीट। जब सेकंड फेज आया तो सेकंड फेज में वीट के साथ साथ हमने अदर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को भी टारगेट किया, दैट इज राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, इन क्रॉप्स को भी हमने टारगेट करना शुरू किया। और पंजाब, तमिलनाडु, सिर्फ इन राज्यों में नहीं, हमने इसका एक्सपेंशन सम अदर स्टेट्स में भी एक्सपैंड किया, ठीक है। नेक्स्ट फेज में, फेज नंबर 2 के अंदर, यानी मिड 70s टू मिड 80s के सेकंड फेज में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्निक्स को एक्सपैंड किया अदर स्टेट्स में भी, और सिर्फ हम कन्फाइंड वीट के लिए नहीं थे, हमने अदर क्रॉप्स को भी एक्सपेंशन दिया, ठीक है। सो दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट वाज टेक्निकल रिफॉर्म्स एम्ड एट इंप्रूविंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट, ठीक है। अब एक नजर डालते हैं कंटेंट के ऊपर, आइए। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे मैंने बताया यहाँ पे टेक्निकल रिफॉर्म में यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल किया गया, और ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इनके लिए अवेलेबल थे, इन क्रॉप्स के लिए अवेलेबल थे, ठीक है, वीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार एंड कॉटन, ठीक है। नेक्स्ट, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हमने बात करी थी कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता था, एनपीके, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, इनका इस्तेमाल किया जाता था ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस किया जा सके। देन यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल इसलिए जरूरी था ताकि पेस्ट अटैक को रोका जा सके, और उसमें कौन सा हम कंपोनेंट यूज करते थे, सल्फर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। देन साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, हमने पढ़ा कि हमने साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन अपनाएंगे कैसे, तो हम क्या काम करेंगे, ठीक है। तो इस अपनाने के लिए आपको पता होना चाहिए क्रॉप का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, आपको पता होना चाहिए सॉइल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, आपको पता होना चाहिए क्रॉप रोटेशन कैसे होता है, सिलेक्शन ऑफ सीड कौन सा होना चाहिए, और फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स को किस तरह से यूज करना है, उसका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए। दवाई है ना एक तरीके से, तो वो कितना स्प्रे किया जाएगा, कितना यूज किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इससे बेनिफिट ले पाओगे, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें मैकेनाइज्ड मींस ऑफ कल्टीवेशन की बात करी, यानी मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कराइए। और फार्मर के पास में अगर पैसा नहीं है तो यहां हमने गवर्नमेंट से मदद मांगी कि बैंक्स को बोलिए चीपर क्रेडिट फैसिलिटीज फार्मर्स को दिया जाए, so that they can afford machines, they can use machines while doing agricultural production. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ये मशीनों को खरीद सकें, इसके लिए बैंक्स इनको सस्ते लोन ग्रांट करें, ठीक है। सो ये तरीका टेक्निकल रिफॉर्म्स के लिए आपने पढ़ा। अब हम चलेंगे, बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स। याद करिए, लैंड रिफॉर्म्स का मेन ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा था लैंड टू द टिलर्स, यानी जो जमीन पर मेहनत कर रहा है उसकी जमीन होनी चाहिए, जमीन पर अधिकार उसका होना चाहिए। अगर वो अधिकार नहीं मिलेगा तो अगेन वो डिस्करेज होगा और वो फार्मिंग छोड़ देगा, ठीक है। यहां लैंड रिफॉर्म्स के लिए आप सबसे पहले बात करिए अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब जमींदार, ठीक है। देखो, अब आपको लग रहा होगा यार जमींदार, देश तो आजाद हो गया, तो जमींदार क्या कर रहे थे। जी हाँ, देश के आजाद होने के कई साल बाद भी जमींदारी प्रथा चल रही थी। फार्मर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था ये कहकर कि भाई जमींदारी अभी भी चालू है ना, आपको लगान अभी भी देना पड़ेगा, यानी तुम्हारी जमीन पर अभी भी तुम्हारे गांव का एक रसूखदार इंसान जो होते हैं ना, जिनके पास थोड़ी पावर है ना, वो आपसे आज भी लगान वसूली कर रहे थे। जब गवर्नमेंट को इस बात का पता चला तो गवर्नमेंट ने इस जमींदारी प्रथा को इमीडिएट इफेक्ट से खत्म करवाया और 200 लाख टेनेंट फार्मर्स, 200 लाख टेनेंट फार्मर, ये 200 लाख इसी
तरह का एनसीईआरटी में डेटा लिखा हुआ है, तो वही आपको रेफर करना पड़ेगा लिखते हुए। 200 लाख टेनेंट फार्मर्स को जमींदारी मुक्त करवाया गया, यानी जमींदारी सिस्टम से फ्री करवाया गया। सो दैट वाज द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट एट दैट टाइम। क्या? जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना, रिड्यूस नहीं, अबॉलिशमेंट, पूरी तरह से खत्म करना। ठीक है। देन इसके बाद हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेगुलेशन ऑफ रेंट, मेरी जमीन है, मैं फार्मर था, मेरे पास थोड़ी सी जमीन थी, मैंने वो जमीन अपने गांव के किसी लैंडलॉर्ड को गिरवी रखवा दिया, मॉर्टगेज पर रखवा दिया, और उस लैंडलॉर्ड से मैंने लोन ले लिया। लोन लेकर मैंने अपना काम किया, मेरे को जो भी पर्सनल यूज के लिए लोन चाहिए था, अब मैं उसका पैसा कैसे लौटाऊं? तो वो कहता है कि तुम अपनी जमीन पर काम करो, इससे जो भी पैदावार होगी, जो भी इनकम आएगी, वो धीरे धीरे रेंट पे कर देना, मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे कर देना। यहां पर सिस्टम समझिएगा, सिस्टम समझिएगा। टू एक्सेसिव और इलीगल एक्सटॉर्शन होता था कल्टीवेटर्स के थ्रू, कल्टीवेटर्स के जरिए, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, कि भाई मुझे जो रेंट देना है ना, जो रेंट देना है कि भाई मैं, या तो मेरी जमीन गिरवी है, या तो मैं आपकी जमीन पर काम कर रहा हूं, मैंने कहा आप फार्मिंग नहीं करते ना, मैं आपके लिए फार्मिंग करूंगा, है ना, किराया बोलो कितना, आप समझिएगा। मेरे पास जमीन नहीं है, या मेरे पास में जमीन थी, मैंने मॉर्टगेज रखवा दिया, अब आपको रीपे करूंगा ना मैं पैसा, आपको रेंट दूंगा या आपको इंस्टॉलमेंट वापस करूंगा। ठीक है। तो उसके लिए सुनिएगा, उसके लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। पैसा कमाने का साधन क्या है? लैंड है। तो उस लैंड से जो इनकम जनरेट होती थी, ठीक है, लेट सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, 100 रुपए का अगर आउटपुट मैंने तैयार किया, तो आप 70 से 80 रुपए ले जाते थे। जो लैंडलॉर्ड होते थे ना, ये 70 से 80 रुपए अपने पास रख लेते थे, 20-30 रुपए हमें दे देते थे, ये कहकर कि 20-30 रुपए में तुम अपना भी गुजारा कर लो, और नेक्स्ट सीजन के लिए जो सीड्स वगैरह चाहिए ना, वो इसी 20-30 रुपए में से खरीद लेना। तो फार्मर्स, जो टेनेंट फार्मर्स थे, जो दूसरों की जमीनों पर काम कर रहे थे, या जो रेंट देने वाले लोग थे, वो कहते हैं गवर्नमेंट को, सर देखिए 20-30 रुपए में हमारे पास बचता क्या है? ये लोग इलीगल एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, एक तरीके से इतना ज्यादा रेंट चार्ज करते हैं, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो यहां गवर्नमेंट का पॉलिसी और गवर्नमेंट का रूल आता है, गवर्नमेंट रेंट को रेगुलेट कर देती है, रेगुलेशन ऑफ रेंट। इसके तहत क्या हुआ कि अगर क्रॉप की वैल्यू 100 रुपीज थी, मान लीजिए, तो 1/3 यानी क्रॉप की वैल्यू का 1/3, इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। रेंट के अमाउंट को फिक्स किया गया कि आप जो रेंट पे कर रहे हो, वो आपकी क्रॉप की वैल्यू का कितना होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1/3, नॉट मोर देन दैट। ठीक है। सो दिस वाज रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट का मॉडरेशन किया गया, ताकि जमीनों पर मेहनत करने वाले लोगों को उसका इंसेंटिव मिल सके। ठीक है जी। इसके बाद इसमें बात होती है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। आप इस पॉइंट को समझिए, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। ठीक है। जो एक समस्या थी ना, छोटी छोटे टुकड़ों में जमीनें थी हमारे फार्मर्स के पास में, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई क्या प्रॉब्लम है? तो फार्मर्स ने बोला, सर देखो, एक जमीन का टुकड़ा, 1 एकड़ लैंड, एक एग्जांपल मैं बताता हूं, 1 एकड़ लैंड यहां पर है, 1 एकड़ लैंड हमारे पास में यहां पर है, और 1 एकड़ लैंड मान लीजिए हमारे पास यहां है। ठीक है। एकड़ का मतलब होता है एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है बेटा, जैसे लैंड को मेजर किया जाता है। तो ये आपके पास में अगर 3 एकड़ ऑफ लैंड है, 3 एकर्स लैंड है, तो ये एक जगह पर नहीं है, ये 3 अलग अलग जगहों पर है। फार्मर कहता है, सर मैं वहां भी आउटपुट इनपुट लगाता हूं, वहां भी लगाता हूं, यहां भी लगाता हूं, 3 अलग अलग जगहों पर जाकर मैं मेहनत करता हूं। ठीक है। मेरा मेहनत बहुत ज्यादा है, मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और कंपैरेटिवली आउटपुट मुझे वो नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट ने कहा, हमसे क्या चाहते हो? ठीक है। तो फार्मर्स ने बोला, हम ये चाहते हैं कि ये तीनों की जगह एक जगह पर हमारे पास में लैंड हो जाए, 3 एकड़ की जमीन एक जगह पर हो जाए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, करते हैं कुछ। ठीक है। तो आपसे गवर्नमेंट ने कहा, ये जो 3 एकड़ है आपके पास, 1 एकड़ की 3 लैंड्स है, ये आप हमें दे दो, और इसके बदले में इसी आसपास एरिया में, आसपास के एरिया में हम आपको कंसोलिडेटेड लैंड प्रोवाइड करेंगे, जो आपके इसके बराबर होगा। अच्छी खबर है, अच्छी सोच है गवर्नमेंट की। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट करना चाहा, तो लोगों का बैकफुट पे आना एक नॉर्मल बात थी। क्या लोग बैकफुट पे क्यों आ गए? यार ये जमीन में दे दूंगा, ये वाली जमीन मेरी फर्टाइल लैंड है, मतलब जिसपे कल्टीवेशन अच्छा होता है, गवर्नमेंट जो मुझे लैंड देगी पता नहीं कैसी होगी, डर। ठीक है। दूसरा,
कि पता नहीं कहां पर मेरे को जमीन मिलेगी, इसलिए लोग बैकफुट पे चले गए। पहले तो बोला करो करो, जब गवर्नमेंट करने को आई तो कहते नहीं नहीं ठीक है, मतलब अब है ना। तो ये नाटक क्यों? ये नाटक इसलिए था कि यार पता नहीं कैसी जमीन मिलेगी, हमारा तो लैंड जो है उपजाऊ जमीन है, मतलब फर्टाइल लैंड है, हमें मिलेगा पता नहीं कैसा, और पता नहीं कहां पर मिलेगा, कितनी दूर मिलेगा। ठीक है। और तीसरा, लोगों का जो अफेक्शन है कि यार ये मेरी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, इससे मेरी यादें जुड़ी हुई है, ये मेरे पुरखों की जमीन है, तो ये मैं देना नहीं चाहूंगा, है ना। तो जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की पॉलिसी सरकार लाई, जिस तरह से जिस स्पेस पर वो इंप्लीमेंट हो सकता था उस स्पेस पर वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, लोगों का रेजिस्टेंस नहीं था, ये डिले था जो इंप्लीमेंटेशन के अंदर देखा गया। ठीक है। जब गवर्नमेंट ने बोला कि यार एक तो आप प्रॉब्लम बता रहे हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब हम लाए हैं तो आप उसको इंप्लीमेंट करने में भी दिक्कत कर रहे हो, ठीक है, तो सोच लो एक बार करना है कि नहीं करना है। तो ये बहुत सी जगहों पर लैंड कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है। तो और लैंड कंसोलिडेशन के साथ फार्मर्स को बेनिफिट भी मिला, लेकिन जो अटैचमेंट वाली बात, जो डर वाली बात है, वो कॉमन पैरेलल्स है। ठीक है। सो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जिनकी जमीनें टुकड़ों में थी उनकी जमीनों पर भी सरकार ने कुछ कदम उठाए, राइट। अच्छा सर, इसके बाद आता है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग में गवर्नमेंट ने यह बोल दिया था कि आपके पास में मैक्सिमम लैंड होल्डिंग होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर मिला तो हम वो लैंड सील कर देंगे और वो जमीन लैंडलेस फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर, जमीन हमसे ले लोगे और लैंडलेस फार्मर्स को दे दोगे? गवर्नमेंट ने कहा हाँ जी। ठीक है। कितनी जमीन? 18 एकड़, 18 एकड़, ये फर्टाइल लैंड यानी जिसको फार्म लैंड बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल कर दिया था कि 18 एकर्स ऑफ फार्म लैंड और 54 एकर्स ऑफ नॉन फार्म लैंड, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आपके पास मिलता है तो वो आपसे एक्वायर कर लिया जाएगा और लैंडलेस फार्मर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनको दे देंगे जिनके पास जमीनें बिल्कुल ही नहीं है। तो लोगों ने कहा कि यार ये अच्छी पॉलिसी नहीं है। लोगों ने इस गवर्नमेंट के इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया। ठीक है। कोर्ट में मुद्दा, मतलब मैटर चला कई दिनों तक, और जब इन मैटर्स के दिनों में जब तक स्टे लग गया, होता है ना जब मैटर कोर्ट में होता है, ठीक है, अंडर डिस्कशन होता है, पेंडिंग लेजिस्लेशन है इसमें, तो होता क्या है, स्टे लग जाता है। स्टे लग गया मतलब कार्रवाई नहीं हो सकती गवर्नमेंट की तरफ से, लैंड सील नहीं हो सकता। इन द मीनवाइल लोगों ने क्या किया? इन द मीनवाइल इस प्रोसीजरल लूप होल का इस्तेमाल उठाते हुए इन्होंने क्या कर दिया, ये अपनी एक्सेसिव लैंड जो है वो अपने नियर डियर वन को ट्रांसफर कर दिया, मतलब रिश्तेदारों में क्लोज वन को ट्रांसफर कर दिया, उनके नाम पर कर दी जमीन। ठीक है। जब फैसला आता है गवर्नमेंट के पक्ष में कि भाई आप करिए, अच्छी सोच है, जब गवर्नमेंट करने आती है तो गवर्नमेंट देखती है कि ज्यादातर लैंड होल्डिंग ऑलरेडी ट्रांसफर की जा चुकी है। ठीक है। लैंड सीलिंग लॉ सिर्फ 2 राज्यों में सही इफेक्टिव रोल देता है, एक वेस्ट बंगाल, ये माना जाता है वेस्ट बंगाल में इसका अच्छा इंपैक्ट आया, और दूसरा था केरला। ठीक है। वेस्ट बंगाल और केरला, इन 2 राज्यों में लैंड सीलिंग लॉ इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हुआ, बाकी जगहों पर ये एक मेजर फेलियर था। ठीक है। सो 4 बातें आपने लैंड रिफॉर्म्स के अंदर करनी है। क्या कि भाई सबसे पहले तो हमने क्या किया, अबॉलिशन किया जमींदारी प्रथा का, इंटरमीडिएट्स को खत्म किया। ठीक है। यानी जमीनों पर अधिकार फार्मर का होना चाहिए, बीच में कोई इंटरमीडिएट या बिचौलिया हमें नहीं चाहिए। दूसरा, यहां पर रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को मॉडरेट किया गया, 1/3 1/3 वैल्यू ऑफ क्रॉप, इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, टुकड़ों में जो जमीनें हैं वो आपसे लेकर एक जगह पर आपको कंसोलिडेटेड लैंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और चौथा, लैंड सीलिंग, अगर एक लिमिट से ज्यादा जमीनें पाई गई तो वो आपसे एक्वायर करके लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है। ये 4 बातें लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। लैंड रिफॉर्म्स का एम था लैंड टू द टिलर्स, यानी टू प्रोवाइड इक्विटी, सबके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो, सबके पास अधिकार हो, ठीक है, सबके पास जमीनें हो। इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स को लाया गया। टेक्निकल रिफॉर्म्स को लाया गया था सेल्फ सफिशिएंसी गेन करने के लिए, कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं,
हमारा प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इतना सफिशिएंट रहे कि हमारे देश के लोगों को हम फीड करा सकें। लैंड रिफॉर्म लेकर आए, सबके पास जमीनें हो और जो जमीनों पर मेहनत कर रहे हैं उनको उनका हक मिले, यानी लैंड टू द टिलर। इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए। ठीक है जी। और फिर बात होती है यहां पर जर्नल रिफॉर्म्स की। देखिए, जर्नल रिफॉर्म्स में मैंने कहा था जो अदर प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने सॉल्व किया, जैसे एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तो गवर्नमेंट की कोशिश थी, देखिए 1951 में सिर्फ 17% एग्रीकल्चर लैंड था जो कि इरिगेशन फैसिलिटी मिलती थी जिसको, और आज तक यहां पे लिखा भी हुआ है, नाउ इरिगेशन इज कवरिंग अबाउट 45% ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। आज भी सिर्फ 45% लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इरिगेशन फैसिलिटी से कवर्ड है। रेस्ट 55% एग्रीकल्चर लैंड आज भी मॉनसून पर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो सबसे पहला परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। दूसरा, हमने कहा था ना कि फार्मर्स के पास में पैसों की दिक्कत रहती है, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बनाई गई। गवर्नमेंट ने क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए चीपर इंटरेस्ट रेट पर सस्ता लोन फार्मर्स को मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाए और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के थ्रू रूरल एरियाज में फार्मर्स को चीपर सोर्स ऑफ क्रेडिट से फैसिलिटेट किया, ताकि इन फार्मर्स को मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसके बाद रेगुलेटेड मार्केट। याद है, मार्केट में हर कोई अपनी मनमानी करता था, तो गवर्नमेंट ने मार्केट को रेगुलेट करना शुरू किया, ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। ठीक है, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन हुआ ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। फार्मर्स अगर अपने प्रोडक्ट को बाजार में लाता है तो ट्रांसपेरेंट मैनर में फेयर प्राइस मिले उसको, और किसी तरह का मैनिपुलेशन या एक्सप्लॉयटेशन उसके साथ ना हो सके, इस बात को एंश्योर किया गया। ठीक है। एंड फाइनली एमएसपी का अनाउंसमेंट है यहां पर। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में कहते हैं इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य। फार्मर को एश्योरेंस देने के लिए कि आप जो क्रॉप बना रहे हैं आप इनको बेफिक्र होके बनाइए, आप टेंशन मत लीजिए कि आपकी इनकम होगी कि नहीं। अगर बाजार में आपने जैसे वीट प्रोड्यूस किया, राइस प्रोड्यूस किया, ठीक है, और आपको टेंशन है कि बाजार में सही प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट वाइल सोइंग सीड्स, जब आप सीड सो कर रहे हो ना, बीज लगा रहे हो ना सीड, तभी उस क्रॉप का रेट बता देती है आपको कि इसका रेट इतने रुपए मिलेगा। आप टेंशन मत लो, आप इसको बेफिक्र होके बनाओ। अगर आपको बाजार में नहीं बिक रहा है ना आपका प्रोडक्ट, तो गवर्नमेंट के पास ले आना, गवर्नमेंट आपसे खरीद लेगी और जो हमने वादा किया है उतना पैसा हम आपको दे देंगे। सो इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ एश्योरेंस इन द माइंड ऑफ फार्मर्स कि भाई हमें कम से कम इतना तो गवर्नमेंट से मिल जाएगा। अगर मार्केट में उससे ज्यादा मिल रहा है, सो वी आर फ्री टू सेल इट इन द मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, उसको जो बाजार का रेट है उस पर बेच सकते हो। और अगर बाजार में वो सही प्राइस नहीं मिल रहा तो सर गवर्नमेंट को बेचो, गवर्नमेंट को ये प्रोडक्ट दे दो और गवर्नमेंट से अच्छा प्राइस जितना गवर्नमेंट ने कहा था पहले वो आप ले सकते हो। ठीक है। तो प्राइस सपोर्ट पॉलिसी भी यहां एक अच्छा डिसीजन माना गया, जर्नल रिफॉर्म्स की कैटेगरी में आता है। और फिर अचीवमेंट की हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपने जर्नल रिफॉर्म पढ़ा, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, मार्केट को ठीक किया गया, रेगुलेट किया गया, क्रेडिट फैसिलिटी और एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन। ध्यान रहे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिलर्स हैं, टेक्निकल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म, ये दो चीजें एक्सप्लेन करनी है। ये एक्सटेंशन पार्ट है। ठीक है। तो आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आप जर्नल रिफॉर्म्स को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे टेक्निकल रिफॉर्म और आप एक्सप्लेन करोगे, हाँ जी, लैंड रिफॉर्म्स। राइट। तो ये आपने पढ़ा एग्रेरियन रिफॉर्म्स। अगले सेशन में हम बात करेंगे अचीवमेंट, कि हमने क्या अचीव किया।